नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर भी अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करते हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की। आर्थिक विकास की भी झलक आपको दिखाएंगे, साथ ही खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। बिल्कुल, और इसके साथ साथ तकनीक की दुनिया में भी आपको लिए चलेंगे और दुनिया भर की तमाम खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम खबरें होंगी जो आपके दिन को खास बनाएगी, जैसे स्वास्थ्य की बात करेंगे। इसके साथ साथ तकनीक की दुनिया में तो आपको ले ही चलेंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए दिखाई दिलचस्पी। पीएम भी एग्जाम वॉरियर्स से संवाद के लिए उत्सुक। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी 2027 में होने वाली जनगणना। पहले चरण में इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगी घरों की गिनती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी सरगर्मी तेज। संगठन से जुड़े मसलों पर बातचीत के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भारत फ्रांस का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण। पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। छियासठ अंतरराष्ट्रीय संगठन से अलग होगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर किए हस्ताक्षर। और भारत की अंडर 19 टीम का अफ्रीका में बजा डंका। तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 233 रनों से हराकर सीरीज पर क्लीन स्वीप। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब बात विस्तार से, जहां परीक्षा पे चर्चा के दिन अब बेहद नजदीक आ रहे हैं। और ये वो मौका होता है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों को सफल होने के लिए टिप्स भी देते हैं, जो कि उनकी टेंशन को कम करने का काम करते हैं। और छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण में शामिल होने के लिए देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। MyGov पोर्टल पर गत 1 दिसंबर को शुरू की गई ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम के पिछले संस्करण की बात की जाए तो 3 करोड़ 56 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए थे। इस बार पंजीकरण कराने वालों में 3 करोड़ 75 लाख छात्रों के अलावा करीब 23 लाख शिक्षक और तो और 5 लाख से ज्यादा अभिभावक शामिल हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको बता दें कि कक्षा 6 से 12 के छात्र इसमें शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं mygov.in पर जाकर के। तो नवे संस्करण के लिए अब तक अगर हम देखें तो 4 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए। और पीएम मोदी ने इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से बातचीत के लिए तैयारी की हुई है। एक संदेश में पीएम ने लिखा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और इसके साथ ही इस साल का परीक्षा पे चर्चा भी। पीएम ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता व्यक्त की है और कहा है कि विशेष रूप से परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके, शांत और आत्मविश्वासी बने रहना और मुस्कुराते हुए परीक्षा देने पर बात होगी। जी हाँ, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स से उनके सवाल या उनके अनुभव सुनना चाहते हैं जो दूसरों को प्रेरित कर सकें। रुक करते अगली खबर का। 2027 में देश में जनगणना होगी और केंद्र सरकार की ओर से इसके पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में
घरों की गिनती का काम किया जाएगा। जी हाँ, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी। और इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जी हाँ, इसमें अगर हम देखें तो जनगणना का जो आंकड़ा है वो जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे और इन कर्मचारियों को में एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी भी होंगे। और ये लोग आंकड़े इकट्ठा करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की भी निगरानी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जनगणना जो है वो 2 चरणों में की जाएगी। तो ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं कि आखिर ये जनगणना का जो कार्य है किस तरह से शुरू होगा और आगे किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2 चरणों में विशाल जनसंख्या की जाएगी। तो 2027 से जनगणना के लिए इस समय तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 चरणों में जनगणना की जाएगी। साथ ही पहला चरण जो है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा और इसमें खास बात यह है कि डिजिटल तरीके से इसको किया जाएगा। और वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो फरवरी 2027 यानी कि अगले साल ये शुरू होगा और उस वक्त दूसरा चरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ही इस योजना को मंजूरी दी थी। और इतना ही नहीं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कुछ व्यवस्था होगी, तो आपको ये भी बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची तैयार की जाएगी। घरों की सूची से पहले स्वयं की गिनती की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और इतना ही नहीं, पहली बार डिजिटल तरीके से ये जनगणना का पूरा काम होगा। एक तरह से पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं, तकनीक से जुड़ने की हम बात करते हैं, तो जनगणना 2027 की हम बात करें तो ये पूरा काम डिजिटल तरीके से होगा। 30 लाख कर्मचारियों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर तैनात होंगे, जो कि चरणबद्ध तरीके से इस पूरे काम की प्रक्रिया को अपनाएंगे। जनगणना अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। चार्ज ऑफिसर, जिला जनगणना अधिकारी भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में इस वर्ष जनगणना होगी, ये भी आपको साथ साथ बताते चले। प्रदेशों की अगर हम बात करें, इस वर्ष जनगणना हिमाचल प्रदेश में होगी। उत्तराखंड में सितंबर में ये जनगणना का काम होगा। तो अलग अलग राज्यों में किस तरह से इस पूरे जनगणना काम को गति दी जाएगी और जनगणना 2027 जो है वो 2 चरणों में विशाल जनसंख्या की गिनती की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में क्षमता निर्माण के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन में परिवर्तन नामक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन करने जा रहा है और AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ये सिर्फ तकनीकी सम्मेलन नहीं है, बल्कि भारत के लिए AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता का एक अवसर भी प्रदान करता है। भारत अपने नवाचार के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों में AI तकनीक को अपनाने में मदद कर सकता है। आज हर क्षेत्र AI से प्रभावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यहाँ तक कि दैनिक चीजें भी AI से प्रभावित हो चुकी हैं। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह, कर्मयोगी भारत की CEO छवि भारद्वाज, कर्मयोगी भारत के अध्यक्ष सुब्रमण्यम रामदोराई, क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष राधा चौहान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन भी मौजूद रहेंगे। तो क्षमता निर्माण के लिए AI शासन में परिवर्तन कार्यक्रम का ये आयोजन फरवरी में किया जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। नीरज, इस समिट की अगर हम बात करें तो इस समिट से कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर के लिए रास्ते भी खोले जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये समिट? देखिए, बिल्कुल
रास्ते खुलेंगे और आप देखें कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर तकनीक काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट रहती है और भारत ने बढ़ चढ़कर भूमिका अपनी निभाई है। आप देखें कि इससे पहले एआई जो ग्लोबल इम्पैक्ट समिट है वो यूके में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है। अब अगर भारत के अंदर हो रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, आप देखें कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो एआई से प्रभावित ना हो। आप चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखें उस सेक्टर की बात करें, दैनिक चीज़ें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमने देखा है कि गूगल मैप के द्वारा आप किस तरीके से जाते हैं। एजुकेशन की अगर हम क्षेत्र में बात करें तो हर छात्र के हिसाब से एक अलग तरह की रणनीति के तहत जो शिक्षा है वो दी जा सकती है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखें कि हमने हेल्थ सेक्टर में एआई तकनीक का काफ़ी इस्तेमाल किया है। किस तरीके से बीमारियों को दूर किया जा सकता है, उनका डेटाबेस किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, आने वाले समय में उसका जो प्रयोग है वो किस तरीके से किया जा सकता है। हमने देखा है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय उसकी वैक्सीन के निर्माण में भी एआई तकनीक का जो इस्तेमाल है वो हुआ था। तो एक तरीके से भारत साउथ के ग्लोबल जो कंट्रीज़ हैं उनको तकनीक का एक तरीके से ट्रांसफ़र करके एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिट है और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से गवर्नेंस के अंदर भी एआई तकनीक का प्रयोग करके तमाम योजनाओं को बनाया जाता है, डाटा बनाया जाता है, क्या कि किस तरीके से आम जनता के लिए फ़ायदा किया जा सके, आम जनता तक योजनाएं वो पहुंचाई जा सकें। क्योंकि एआई तकनीक में जो कमियां हैं वो न्यूनतम रहती हैं या त्रुटियां हैं वो न्यूनतम रहती है। हालांकि कई तरह के चैलेंज भी है, जैसे हम डीप फेक की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें और किस तरीके से एआई का प्रयोग करके तमाम तरह के जो क्राइम है वो हो रहे हैं, तो वो भी एक तरह की चुनौतियां हैं। तो किस तरीके से निपट सकते हैं, जनता का किस तरीके से उसका जो फायदा है वो पहुंचाया जा सकता है, उस लिहाज से ये समिट काफी महत्वपूर्ण है। जी, ना केवल क्षमता निर्माण बल्कि आप में मौजूद जो क्षमताएं हैं उनको निखारने का काम भी इस तरह की एआई समिट करती हुई नजर आएगी, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और रुक करते अगली खबर का, आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा पार्टी की प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत भी करने वाले हैं। वो भाजपा डॉक्टर सेल के सदस्यों से भी मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा डॉक्टर सेल के अलावा आज कई संगठनात्मक बैठकें भी निर्धारित हैं, जिनमें वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की तमाम जानकारियां लेंगे और साथ ही पश्चिम बंगाल में जो आगामी चुनाव है उनकी तैयारियों की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा कल अपने मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक बैठकों में भी शामिल होंगे और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने 3 दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की थी। तो अब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब पूरी लगभग हो चुकी हैं और इसके साथ ही अब जो चुनाव की तारीखें हैं वो भी बहुत जल्द घोषित की जाएंगी। रुक करते पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई अगली खबर का, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब एसआईआर सुनवाई के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये दस्तावेज केवल विशिष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है और इसे मतदाता पहचान का आधार नहीं माना जा सकता। जिन मतदाताओं ने पूर्व में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा किए थे उन्हें अब दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोग का ये भी कहना है कि राज्य के जिन नियमों के तहत ये प्रमाण पत्र केवल सेना और अर्धसैनिक बलों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए मान्य है। वर्तमान में बिना कड़े नियमों के जारी हो रहे प्रमाण पत्रों को देखते हुए आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया है और इस कदम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकता है। इधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गलत सूचनाओं को रोकने के लिए फैक्ट चेक किया गया था ना, वैसे ही अब आयोग ने तथ्यों के साथ जवाब दिया है।
तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को सुनवाई के लिए बुलाकर उन्हें परेशान कर रहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी, सांसद अभिनेता देव और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जैसे लोगों को क्यों नोटिस भेजा गया, इन्हीं बातों का आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर ये साफ किया है कि ये आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है। दक्षिण दिनाजपुर की एक घटना में आयोग ने ये स्पष्ट किया कि एक बुजुर्ग महिला की मौत दिल के दौरे से हुई थी, जिसका एसआईआर से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद इसे आयोग की अमानवीयता बताकर प्रचार किया गया। आयोग ने यह भी बताया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अगर किसी का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है या माता पिता या बच्चों की उम्र में अंतर 15 साल से कम का है तो सुनवाई जरूर होती है। चुनाव आयोग ने वीआईपी को लेकर भी कहा कि इसमें कोई वीआईपी छूट नहीं होती, सभी के लिए नियम समान है। चुनाव आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई बीएलओ राजनीतिक दबाव में मतदाताओं को परेशान करता है तो उसके खिलाफ एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एफआईआर तक भी दर्ज की जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के दौरान करीब 10,000 मतदाता पहचान पत्र वापस लौट आए हैं। इससे प्रशासनिक हलचल मच गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये वोटर कार्ड डाक विभाग के जरिए मतदाताओं के पते पर भेजे गए थे। डाक के जरिए कई बार वोटर कार्ड पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दिए गए पते पर मतदाता नहीं मिले और इसलिए ये सभी कार्ड वापस लौट आए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होंगे उनके वोटर कार्ड तय प्रक्रिया के तहत दोबारा भेजे जाएंगे, यानी किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। ये बात बार बार स्पष्ट की जा रही है। वोटर कार्ड वापस आने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे पते में गलती होना, व्यक्ति का घर बदल लेना या फिर आवेदन के समय गलत जानकारी मुहैया कराना। जी हां, इसके साथ ही अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद सभी जानकारियों की फिर से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और मतदाताओं को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज गति पकड़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 6.5% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि ये एनडीए सरकार के व्यापक निवेश, प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतियों की वजह से संभव हो पाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस पोस्ट में आगे कहा कि चाहे अब बुनियादी ढांचा हो, विनिर्माण प्रोत्साहन हो, डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं हो या व्यापार करने में आसानी, हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में हुई तेजी का मुख्य प्रेरक कारक बताया गया। इसमें वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं और सार्वजनिक प्रशासन भी इसमें शामिल है और वित्त वर्ष 2025-26 में इन क्षेत्रों में स्थिर कीमतों पर 9.9% की मजबूत वृद्धि भी दर्ज की गई। तो वहीं प्रसारण सेवाओं में 7.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूंजी निर्माण की वृद्धि 7.8% रह सकती है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई टीमें बनाकर जांच भी की जा रही है। इसके साथ साथ आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं अफवाह फैलाने वाले भी इस समय पुलिस की रडार पर हैं। तुर्कमान गेट इलाके में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को रात को एमसीडी का बुलडोजर वहां पर चला था और इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव भी किया गया था। कई तरीके की अफवाहें भी वहां पर उड़ाई गई थी, वीडियोस भी बनाए गए थे। संध्या बिल्कुल कृतिका, और इस दौरान मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर पथराव भी हुआ था और इस घटना में
एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि अफवाह फैलाने का काम भी यहां पर पुरजोर तरीके से किया गया। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए और इस पत्थरबाजी में 5 लोगों को अब कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया है। हर उस पहलू को तलाशा जा रहा है जिसके माध्यम से ये अफवाह फैलाने का काम किया गया। एफआईआर रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये एफआईआर हमने ट्रांसफ़र किया है और स्पेशल स्टाफ की इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवांशु, जिस तरह से ये अफवाह फैलाने का काम किया गया, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन अब लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो कौन कौन से जांच के एंगल हैं, लगातार उसको खंगाला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से तुर्कमान गेट के पास पत्थरबाजी हुई, एक अतिक्रमण हटाने को लेकर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है और जो गंभीर सेक्शंस हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान की है और उम्मीद है कि आज उनकी गिरफ्तारी संभव है। जिन 5 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको कल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और आज उन 5 दंगाइयों को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और जाहिर है पुलिस इनकी जो है पुलिस कस्टडी मांगती हुई नजर आएगी, क्योंकि पुलिस को अभी और जिन आरोपियों की पहचान है उनके बारे में इन 5 से पूछताछ करनी है। तो ये आज का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो ऑपरेशन सेल है उसको ये मामला ट्रांसफर किया गया है और जो स्पेशल स्टाफ है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। न केवल लोकल पुलिस बल्कि इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, वो भी इस पूरे एरिया में एक्टिव है और अगर कोई भी इनपुट मिलता है तो वो सीधा उस पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इस बात का भी शक है कि इस पूरे मामले में जो है कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि लंबे टाइम से लोगों को यहां पर पता था कि इस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इसको हटाना है, जिसके बाद जो है बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट किए गए और कल भी हमने देखा कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई थी जिसमें लोग अलग अलग तरीके से गलत बयानबाजी कर रहे थे और अपने सोशल मीडिया के जरिए उन वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस बात का शक है कि इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है और यही वजह है कि कॉन्स्पिरेसी के एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और अगर आने वाले दिनों में इसमें कॉन्स्पिरेसी दिल्ली पुलिस को पाई गई, उनको मिली, तो इसमें गंभीर सेक्शंस कॉन्स्पिरेसी की भी एफआईआर में ऐड हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई ये बात सच है कि कई सारे वीडियोस इसको लेकर के सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर फैलाए गए, अफवाह फैलाई गई है। अब उन तमाम वीडियो को भी खंगाला जा रहा है कि वो वीडियो किन किन लोगों ने पोस्ट किए, किन किन लोगों ने रिपोस्ट किए हैं, उन सबको वो सब भी अब रडार पर आने वाले हैं और आज भी इस पूरे मामले में कई सारी गिरफ्तारियां संध्या होती हुई नजर आएंगी। और एक साफ संदेश भी शायद इसके माध्यम से दिया जाएगा, इस कार्रवाई के माध्यम से, कि यदि आप उन्माद फैलाने का काम करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ियां जोड़ी जाएंगी कौन कौन लोगों की इनमें संलिप्तता थी। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों का वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। 35 वर्षों से केवल यूरोपीय देशों तक सीमित रहे वाइमर फॉर्मेट में पहली बार भारत ने चर्चा में भाग लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक बदलते वैश्विक समीकरणों और बढ़ती भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में यूरोप के लिए भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को भी दर्शाती है। पहली इंडिया वीमर फॉर्मेट मीटिंग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का आकलन करने और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। Discussions were largely centered on 3 issues: India-European Union relations, the Indo-Pacific,
and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के दौरे पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हुई है और ये स्वाभाविक है कि रणनीतिक साझेदार आपस में घनिष्ठ परामर्श करें। दोनों विदेश मंत्रियों ने मुख्य रूप से एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोप के बीच विकास की अपार संभावनाएं हैं। Among India's major relationships, I believe that the one with the European Union and Europe, and obviously with its member states, has the most room to grow today. We have tremendous unrealized potential and many new areas to explore. It is appropriate that this format, which has brought us together, has three very important European partners. My discussions today leave me confident that they will support that effort to take India-Europe ties to the next level. और चलिए इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मौसम से जुड़ी तमाम खबरें, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का इस वक्त लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 से 5 दिनों तक शीतलहर के साथ घने कोहरे छाए रहने की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पूर्वी मध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर अवदाब स्थित रहने की भी आशंका जताई गई है, जिसके कारण इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान घने कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात होने की भी संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहेगी। लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही बढ़ती सर्दी को देखते हुए कई राज्यों ने विद्यालय 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही आईएमडी ने ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात की भी संभावना इस वक्त जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, और जो लगातार कई क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है उसकी वजह से सड़क यातायात काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। అలబో ఎండి వెండి చననన చనకలియా అలబో పారి వెండి చననన చనకలియా అలబో సంగే రందా చననన చనకలియా అలబో సంగే గాయా చననన చనకలియా పసర పండుంతే కమత్ ఝుమా చననన చనకలియా అలవరాట్ సంగే రందా చననన చనకలియా డోంగాచి డోంగి డోంగాచి డోంగి ఆన్ దదారే ఏ దాదారే డోంగాచి డోంగి ఆన్ దదారే ఏ ढोल गलते गणस में तेरे बेला डिला कछ मिटा कोट बसर दस रावड़ाट निकाय सोबत निल्ला ए गांगा लाट सगरी में हम पुरखा तो दे आए जंगल माटी डोंगरी हामी जीवन नथिया असर पंडुम टमाटर झूमा ए दादारे हा दादारे बस्तर पंडुम देगा मत झूमा दादारे ए आलेबो संगे रंदा छननना छनगलिया आलेबो संगे गाया छननना छनगलिया बस्तर पंडुम गरबो छननना छनगलिया झूमा नटा गाया छननना छनगलिया झूमा नटा गाया छननना छनगलिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि नए साल 2026 में DD न्यूज पेश कर रहा है क्रिएटर्स कॉर्नर। यहां हम आपको मिलवाएंगे उन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स से जिनके इनोवेटिव आइडिया, पॉजिटिव सोच और दमदार कंटेंट हमारे जीवन में ला रहे हैं सकारात्मक बदलाव। क्यों संध्या? बिल्कुल, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इस मंच पर आने वाला हर एक चेहरा, हर कहानी और हर कंटेंट आपको प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा और साथ ही साथ प्रभावित भी करने वाला है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं क्रिएटर्स कॉर्नर की, जहां नए विचार ही नया भारत गढ़ते हैं। तो क्रिएटर कॉर्नर्स में सबसे पहली स्टोरी आपको दिखाते हैं, जहां हम तकनीक और कला के एक ऐसे अद्भुत संगम की बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन से बाहर निकलकर आपकी आंखों के सामने बिल्कुल जीवंत हो उठेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3D होलोग्राम आर्ट की, जो लेजर किरणें और प्रकाश के सटीक तालमेल से तैयार ये कला गहराई और हकीकत का एक ऐसा एहसास कराती है कि जिससे आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जादुई दुनिया को रचने के लिए अब आपको किसी बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप खुद अपने स्मार्टफोन से इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारे आज के इस स्पेशल सेगमेंट में देखते हैं कंटेंट क्रिएटर रोहित शर्मा के इस वीडियो को और खुद भी बने एक डिजिटल आर्टिस्ट।
और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद खास तस्वीर। ये तस्वीर बनाई है संदीप मीना ने और इसमें नजर आ रहे हैं खाटू श्याम जी के अलौकिक दर्शन, अलौकिक भाव, अद्भुत कला और गहरी श्रद्धा। इस एक तस्वीर में सब कुछ समाया हुआ है। जी हाँ, और जो लोग हैं वो इसे सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि खुद महसूस भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर लोगों को मन को काफी भा रही है और श्रद्धालु उसे देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। तो वाकई संदीप ने इतनी बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई, वो भी अपने दोनों हाथों के जरिए, जो वाकई आपके दिल को भाव विभोर कर दे रही है। और इसी के साथ फिलहाल क्रिएटर कॉर्नर्स में इतना ही, और नया सवेरा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें।
SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति। तो जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म ने छत्तीसगढ़ के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को नया जीवन दिया, जिससे ये प्रोजेक्ट अब देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहा है। भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों को पार करके कैसे ये प्रोजेक्ट सफलता की मिसाल बन चुका है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म से आज जमीनी स्तर पर विकास की नई तस्वीर पेश हो रही है। लंबे समय से अटकी लटकी तमाम परियोजनाएं धरातल पर उतरकर लोगों का जीवन संवार रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की NTPC की लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि CSR के जरिए ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की राह इतनी आसान नहीं थी। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 को 2009 में मंजूरी मिली थी। हालांकि तमाम कानूनी अड़चनों की वजह से परियोजना समय से शुरू नहीं हो सकी। देखते ही देखते 13 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह बनी भूमि अधिग्रहण और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी दिक्कतें। फिर ये योजना आई प्रगति के दायरे में और PM मोदी ने एक बैठक में इसकी समीक्षा की। इसके बाद लगातार निगरानी और बैठकों से समस्याएं दूर हुई, परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और यूनिट्स शुरू हुई। NTPC लारा परियोजना न सिर्फ NTPC अपितु पूरे भारत देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत स्टेज 1 में 1600 मेगावाट की इकाइयां कार्यरत हैं एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह के परियोजना कार्य में काफी लागत आती है, अतः इन परियोजनाओं का समयबद्ध पूरा होना बेहद आवश्यक है। इस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रगति प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। यहाँ पे 800 मेगावाट की 2 यूनिट है
यहाँ से जो बिजली जनरेट हो रही है उसका 50% बिजली छत्तीसगढ़ को जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी ये सब को भी बिजली जा रही है। तो इससे हमारा जो कंटिन्यूअस जो 24/7 जो बिजली प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट का जो है वो इस यूनिट के जरिए फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी लारा CSR फंड के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बना रहा है। कम लागत और स्थायी आमदनी की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को भी मजबूती देती है। इससे न केवल ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई है बल्कि पोषण और स्थायी रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री की सक्रिय निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और जमीनी असर। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसकी जीवंत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें दिलचस्प के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए प्रकाशित है। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि पराली से अब किस तरह से बायो बिटुमिन बनाया जाएगा और 14 कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ कदम बढ़ाते हुए देश के वैज्ञानिक किस तरह से काम कर रहे हैं और पराली प्रबंधन को लेकर के ये नया कदम आगे बढ़ाया गया है। ऐसा तोड़ निकाला गया है कि जो ना सिर्फ प्रदूषण कम करेगा बल्कि पेट्रोबिटुमिन के आयात पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाले देश के खजाने का 25 से 30 हजार करोड़ रुपए भी बचाएगा। तो ये थी पराली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बात करें तो वो है अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी, जहां अब अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट का ईंधन भरना अब आगे आने वाले समय में मुमकिन होगा, क्योंकि इसरो साल की शुरुआत एक अहम अंतरिक्ष मिशन से करने जा रहा है। 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा से PSA लवी C62 रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाएगा और इसरो इसके जरिए अंतरिक्ष में जो उपग्रह मौजूद हैं उसमें ईंधन भरने की तकनीक का परीक्षण भी इसके जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही ऑर्बिट ID एरोस्पेस द्वारा बनाया गया आयुलसेट इसमें शामिल है, जो भारत का पहला अंतरिक्ष रिफ्यूलिंग पेलोड है और इसका उद्देश्य है सैटेलाइट की उम्र को बढ़ाना और साथ ही अंतरिक्ष के कचरे को कम करना। और रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ते जा रही है और इसी को लेकर के आवश्यक सामग्री पहुंचाने तक आधुनिक युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक ऐसा मल्टी फ्रीक्वेंसी ड्रोन विकसित किया है जो दुश्मन द्वारा फ्रीक्वेंसी ब्लॉक किए जाने की स्थिति में भी गिरता नहीं है और अपना ऑपरेशन जारी रखता है। और उसके साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर है जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है वो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया इस समय रोज रोज नए नए चीज़ों को विकसित किया जा रहा है और दुनिया का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो है उसमें भविष्य की एक झलक भी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो है उसमें भविष्य की झलक साफ तौर पर नजर आई। अमेरिका के लास वेगस शहर में सैकड़ों टेक कंपनियां अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर वहां पर पहुंची हैं। 6 जनवरी से ये पूरा शो शुरू हुआ है जो कि 9 जनवरी तक चलेगा और साथ ही इसमें पूरे कार्यक्रम में अगर हम देखें तो 150 देशों से के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं नए नए अपने प्रोडक्ट्स के साथ में, जिसमें अगर हम देखें तो शरीर से जले हुए कटे और दाग हटाने वाली डिवाइस इसमें शामिल है। इंसान जैसा रोबोट जो कि फैक्ट्री में काम करेगा ये भी वहां पर नजर आ रहा है और इसके साथ ही एक ऐसी लॉलीपॉप एक टीम लेकर पहुंची है जिसको आप जैसे ही खाएंगे तो आपके माइंड में एक गाना सुनाई देगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी हर रोज इस समय नजर आ रही है और टेक्नोलॉजी शो में भविष्य की ये झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। और अगली खबर है आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के एक्स की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्रोक मामले में लगातार पड़ताल कर रहा है। कृत्रिम मेधा जनित सामग्री से जुड़े हुए मामले को लेकर के एक्स की तरफ से रिपोर्ट तो दाखिल की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि जो ये विस्तृत रिपोर्ट है ये पर्याप्त नहीं है। तो ये भी खबर आज प्रमुखता के साथ समाचार पत्रों में देखने को मिली है।
तो ये थी समाचार पत्रों में जिन प्रमुख खबरों को आज जगह दी गई है, और इसके साथ ही आप देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किया है, जिसमें 66 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका के अलग होने का निर्देश दिया गया है। वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े 2 तेल टैंकरों को जब्त किया है। इसमें से एक पर रूस का झंडा था। जिस रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया गया है, उसे रूसी पनडुब्बी द्वारा शैडो किया जा रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह डेनमार्क के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए मिलिट्री विकल्प को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। तो ये थी दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें, और अब नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको आज छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, इस कुछ खास झलकियों की अगर हम बात करें तो चीन के हार्बिन शहर के वार्षिक हिम महोत्सव के सुंदर दृश्य। आप लीजिए इन सुंदर दृश्यों का आनंद, और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।